आप मुझे बताएंगे रूस, यूक्रेन, टर्की और यूएस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। आप मुझे बताएंगे दुनिया में सबसे ज्यादा जो गेहूं है वो किस देश में होता है? यूक्रेन में होता है। यूक्रेन में सबसे ज्यादा क्या होता है? गेहूं होता है। जैसे ही रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो दुनिया में हाहाकार मच गया कि अब जो है जो ये किस प्रकार से होगा ये सारा। तो दुनिया ने इन 4 देशों ने मिलकर 1 साल के लिए एक एग्रीमेंट किया था जिसे कहते हैं ग्रेन डील इनिशिएटिव किया था। क्या किया था? ग्रेन डील इनिशिएटिव किया था। इसका मतलब था कि आप अनाज की आपूर्ति जो है वो नहीं जो रोकेंगे। आप जानते हैं कि यहाँ पर घास के मैदान जो है बहुत सारे घास के मैदान हैं, अच्छा मैदानी भाग है और यहाँ बहुत ज्यादा ग्रेन होता है। अब रूस ने कहा है कि मैं इस एग्रीमेंट को नहीं मानता, आगे मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो 17 जुलाई को रशिया ने अनाउंसमेंट किया था कि मैं अब ब्लैक सी, क्योंकि यूक्रेन के पास में क्यों इतना ज्यादा गेहूं होता है? क्योंकि वहां पर ब्लैक सी है। ब्लैक सी मतलब काला सागर है और वहां पर अच्छी पानी की सप्लाई है, साफ पानी है। तो वहां पर जो है ये यहाँ पर क्या ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो है इससे अपने आप को वापस ले लिया। और यूक्रेन जो है दुनिया की फूड बास्केट है। यूक्रेन जो है ये यूरोप का फूड बास्केट भी है, ब्रेड बास्केट कह देते हैं, फूड बास्केट भी कह देते हैं। इसीलिए ये एग्रीमेंट किया गया था। रशिया ने इसे 17 जुलाई को तोड़ दिया। 18 जुलाई को बताइए कौन सा डे होता है? 18 जुलाई को कौन सा डे होता है? 18 जुलाई को मलाला डे या मंडेला डे होता है। मंडेला डे होता है, बिल्कुल सही। ये एग्रीमेंट कौन कौन से देशों से हुआ है ये आपको बता दिया गया है। रूस, यूक्रेन, टर्की और यूएस अमेरिका के बीच हुआ था ये एग्रीमेंट। 7 साल की आयु की एक लड़की है, 4 साल की भारतीय मूल की एक लड़की है जिसे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री हमारे जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो यूके के पीएम है ऋषि सुनक है, उन्होंने एक पुरस्कार दिया है। पुरस्कार का नाम है पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड है। ये दिया जाता है एनवायरमेंट के लिए, दिया जाता है वातावरण को साफ रखने के लिए, एनवायरमेंट के क्षेत्र में मिलता है। तो आप मुझे बताएंगे वो 7 साल की बच्ची कौन सी है जिसको ये अवार्ड मिला है? मोक्षा रॉय। इसको मोक्ष मिल गया, इसकी मोक्षा रॉय नाम से बच्ची है, इसको ऋषि सुनक ने पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईआईटी मद्रास है। आईआईटी मद्रास के एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। आईआईटी मद्रास के केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है थलपिल प्रदीप है। क्या नाम है? डॉक्टर थलपिल प्रदीप। इनको एक अवार्ड दिया गया है। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? इनको एनी अवार्ड दिया गया है। इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। अगर रेलवे में कोई दिक्कत होती है तो रेलवे की अपनी फोर्स है। तो उसके डीजी कौन बने हैं? मनोज यादव हैं। मनोज जी देखेंगे। भारत की सरकारी संस्था है इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया भारत में एफडीआई बढ़ाने की एक संस्था है, भारत में इन्वेस्टर्स को लाने के लिए है। आप मुझे बताएंगे इसके एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? कौन सी लड़की को इसका एमडी सीईओ बनाया गया है? इसकी एमडी सीईओ बनाने वाली है नवृति रॉय। क्या नाम है? अब हम देखेंगे भारत के एक पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, भारत के मुख्य चुनाव आयोग थे, जिन्होंने भारत के चुनाव आयोग को नई शक्ति प्रदान की। उनके जमाने, उनसे पहले ना चुनाव आयोग इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं था। उनके जमाने में पहले ना प्रधानमंत्री और जो ये राष्ट्रपति वगैरह होते हैं तो ये इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं समझते थे, उनको दबा के रखते थे। एक आदमी ने इलेक्शन कमीशन की शक्तियों का इस्तेमाल किया, वो व्यक्ति थे टीएन शेषन थे। उनका नाम था टीएन शेषन। इसने भारत में चुनाव आयोग के सुधार किए थे। इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। इसकी बायोग्राफी का नाम है थ्रू द ब्रोकन ग्लास। क्या नाम है? थ्रू द ब्रोकन ग्लास। ये इसकी ऑटोबायोग्राफी है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास। ये आपने नोट करनी है। ये भारत के 10वें इलेक्शन कमिश्नर थे, ये प्रियंका ने बताया। अभी 25वें इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडेक्स के बारे में पूछा, ये कौन निकालता है? एक इंडेक्स है जो महिलाओं के मानव विकास की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए, महिलाओं का एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट, की महिलाओं ने कितना डेवलपमेंट किया है। तो ये 2 इंडेक्स हैं जो महिलाओं के मानव विकास को बताते हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स एंड ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स। ये कौन जारी करता है? ये जो इंडेक्स है ये यूएनडीपी निकालता है। ये कौन? यूएन वुमेन एंड यूएनडीपी द्वारा निकाले जाते हैं। ये दोनों डी आएगा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। अगले क्वेश्चन आते हैं। क्यूएस बेस्ट सिटीज रैंकिंग का अवार्ड, भारतीय शहर छात्रों के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? भारत का कौन सा शहर जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा है? भारत का कौन सा शहर जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा है? देखेंगे इसमें वैसे तो हमारा जो शहर है जो रायसी नगर है ये भी बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स की पढ़ाई करने के लिए। कुछ घूमने लायक कुछ है नहीं यहाँ पे और सारा कुछ माहौल पढ़ाई का ही माहौल है, बच्चा पढ़ना चाहे तो अच्छा शहर है। लेकिन इस लिस्ट में मुंबई है। आप मुझे बताएंगे रायसी नगर क्यों नहीं हो सकता यहाँ पे? क्योंकि ये इसमें वो शहर लिए जाते हैं जिनके क्यूएस की जो एक रैंकिंग होती है उसकी 2 यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। उस शहर में 2 बड़ी यूनिवर्सिटियां होनी चाहिए और वो यूनिवर्सिटियां क्यूएस वाली यूनिवर्सिटियों की होनी चाहिए। तो ये 2 यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ तो एक लोकल यूनिवर्सिटी भी नहीं है, छोटी मोटी यूनिवर्सिटी भी नहीं है। तो जहां पर ऐसी 2 यूनिवर्सिटियां हो जो क्यूएस वाली यूनिवर्सिटियां हो। कुछ बच्चे कह रहे हैं बीकानेर में 2 यूनिवर्सिटियां हैं। अरे बीकानेर की यूनिवर्सिटी, लेकिन वो क्यूएस रेटिंग वाली यूनिवर्सिटी थोड़ी है। जो कौन सी यूनिवर्सिटी हो क्यूएस रेटिंग, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटियां हो वो रेटिंग में आती हैं। तो ये है भारत का एक शहर है जहां पर 2 यूनिवर्सिटी, मुंबई है जहां पर बड़ी 2 यूनिवर्सिटीज हैं। आगे हम देखते हैं गृह लक्ष्मी योजना है। आप मुझे बताएंगे गृह लक्ष्मी योजना कौन से राज्य की योजना है? लक्ष्मी योजना महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली योजना है। ये कर्नाटक सरकार की है। ये किसकी योजना है? कर्नाटक की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जानते हैं कि जो हमारे देश की जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में सभापति होते हैं।
राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं वो कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन वो हमेशा सीट पे नहीं बैठ सकते, बोर हो जाता है। एक आदमी दिन में 8 घंटे नेताओं का भाषण सुनते रहे, बेचारे को नींद भी आ जाती है। तो अब क्या करते हैं कि 8 व्यक्तियों को उप सभापति उपाध्यक्ष बनाते हैं। 8 लोगों को क्या बनाते हैं? उपाध्यक्ष बनाते हैं, या इसको उपाध्यक्ष भी कह देते हैं, महासभापति बनाते हैं। ये बीच बीच में चेयर पे बैठते रहते हैं। जैसे एक आदमी बोर हो गया, कहता है मेरे को नींद आ रही है, अब आप बैठ जाओ। तो 8 लोग होते हैं, तो उनकी फीस, उनकी नाम डिसाइड कर देते हैं कि अब ये आएगा, जब इसको नींद आएगी तो ये बैठ जाएगा, जब ये बोर हो जाएगा तो ये बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से उनकी रेटिंग डिसाइड होती है। तो ये 8 लोग होते हैं, और इस बार जो 8 लोग जो बनाए हैं उसमें 4 महिलाएं हैं, उसमें 4 महिलाओं को स्थान दिया गया है। और वो जो 4 महिलाएं हैं मैं उनके नाम आपको बता देता हूं। 4 महिलाओं में एक का नाम है पीटी उषा, ये भी बैठेगी, अब राज्यसभा में चेयर पे बैठेगी, पीटी उषा बैठ जाएगी। दूसरी का नाम है फोंग कोन्याक है, क्या नाम है? फोन गोन कोन्याक है। तो इसको भी उन्होंने कहा है कि आप भी बैठ जाना चेयर पे, ये भी महिला, ये भी महिला। तीसरी और महिला, ऐसा पहली बार हुआ है कि 4 महिलाएं जो हैं, इंग्लिश में आपके सामने अभी आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं, बच्चे कह रहे इंग्लिश में बताओ प्लीज सर। तो ये फोन गोन कोन्याक ये रहा, इंग्लिश में ये लिखा हुआ है नाम। तो ये नागालैंड की पहली महिला, 2 और महिलाएं हैं, 4 हैं। तो बाकी आगे आ जाएगा, ये क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। फ्यूजिया खान है, वो सोलाउ डियू है, आगे नाम आ जाएंगे। तो आप मुझे बताएंगे राज्यसभा में महासभापति में कितने लोग होते हैं? 8 होते हैं। और इस बार 8 में कितनी महिलाएं हैं? 4 महिलाएं हैं। फर्स्ट टाइम जो है 4 महिलाएं हैं। और आप मुझे बताएंगे 4 महिलाओं में पहली बार ये नागालैंड की एक महिला है, उसका नाम बताओ। उसका नाम है फोंग गोन कोन्याक। ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी महिला है? फोंग गोन कोन्याक है, ये नागालैंड की महिला। आगे हम देखते हैं आलिया भट्ट को आप जानते ही होंगे। चलो पहले, नेशनल मैंगो डे कौन सी तारीख को होता है? आदमी का डे, सॉरी आदमी नहीं, मैंगो आम होता है। आम का डे कौन सी तारीख को होता है? आम का डे होता है 22 जुलाई को होता है। जिस दिन पाई डे होता है उस दिन मैंगो डे भी होता है। आलिया भट्ट की बात हो रही थी, अगला क्वेश्चन है आलिया भट्ट का। आलिया भट्ट का एक छोटे बच्चों का ब्रांड है। आलिया भट्ट एक मालकिन है, कौन सी कंपनी की मालकिन है? ईद ए मामा नाम से एक कंपनी है, इसको रिलायंस ने खरीद लिया है। ये छोटे बच्चों की कंपनी है, ये ब्रांड है। अब इसको, तो इसने बच्चों के नाम पे रखी है, अब इसको रिलायंस ने परचेज कर लिया है। आलिया भट्ट से ये किसने ले ली है? रिलायंस ने खरीद ली है। रिलायंस ने ये कितने रुपए में अधिग्रहण किया है? आलिया भट्ट से ये रिलायंस के अंबानी आ गया, इसके पास अब तो ले ही जाएगा। बताओ, अंबानी ने इसको रिलायंस ब्रांड्स ने खरीदा है, रिलायंस ब्रांड लिमिटेड ने खरीद लिया है। 300 से 350 करोड़ में खरीदा है, इतनी आलिया भट्ट को मिल गई। चलो आगे देखते हैं। हर चीज बिकाऊ होती है, रेट सही लगना चाहिए। अब भारत में बात करें कि गुजरात के अंदर सैटेलाइट नेटवर्क शुरू कर रहे हैं। गुजरात में सैटेलाइट नेटवर्क शुरू कर रहे हैं, मतलब अब जो है टावर से नेटवर्क नहीं आएगा। टावर से जब नेटवर्क आता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक तो जब टावर से नेटवर्क लेते हैं तो बरसात तूफान के समय नेटवर्क जो होता है डाउन हो जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी उस पर नीचे जैसे जनरेटर लगाने पड़ते हैं टावरों के नीचे। और अगर यही सैटेलाइट जो है एलईओ पे स्थापित हो जाए तो वहां से डेटा बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो ये गुजरात के अंदर सैटेलाइट नेटवर्क शुरू करने के लिए गुजरात सरकार ने एक समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया? वन वेब के साथ किया है। वन वेब यूरोप की कंपनी है, और ये गुजरात में कौन सी जगह अपने जो डिवाइस लगाएगी जहां से सैटेलाइट नेटवर्क उपलब्ध होगा? ये वन वेब भारत में महसाना में, गुजरात के महसाना के अंदर क्या लगा रही है? ये सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट लगा रही है, जिससे कि हाई स्पीड और लो लेटेंसी और अफोर्डेबल कनेक्टिविटी का जो इंटरनेट है वो गुजरात को मिल पाएगा, जो गुजरात की गवर्नमेंट, गुजरात के बिजनेस, गुजरात के कंज्यूमर, स्कूल सारों में आसानी से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये गुजरात के महसाना में वन वेब वाले लगा रहे हैं। अभी आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो थी उसको ओसामा बिन लादेन ने तोड़ दिया था। उस बिल्डिंग का नाम था पेंटागन था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन 2 बिल्डिंगें थी, इनको ओसामा बिन लादेन ने हवाई जहाजों से तोड़ दिया था। अभी पेंटागन बिल्डिंग से भी एक बड़ी बिल्डिंग भारत में कॉमर्शियल बिल्डिंग बनी है। तो भारत में वो बिल्डिंग कहां पर बनी है? ये विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस है, ये कॉमर्शियल ऑफिस है, सूरत डायमंड बोर्स के नाम से एक बिल्डिंग है जो दुनिया की सबसे ऊंची कॉमर्शियल बिल्डिंग है। वैसे बुर्ज खलीफा का नाम सुना होगा आपने, बुर्ज खलीफा वैसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, लेकिन वो तो घूमने फिरने के लिए है। ये ऑफिस की बिल्डिंग है। ये गुजरात के अंदर बिल्डिंग बनाई है, सूरत में। गुजरात में ये कहां पर बनी है? सूरत में। आगे देखते हैं, भारत के एक ग्रैंड मास्टर हैं, सुपर जीएम ग्रैंड मास्टर शतरंज प्रतियोगिता में एक अद्वितीय जीत हासिल की है। एक 17 साल के बच्चे ने सुपर ग्रैंड मास्टर शतरंज प्रतियोगिता जीती है, नाम है आर प्रज्ञानंदा। ये जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचा है, तो यही है भारत का सबसे अच्छा प्लेयर। वैसे भारत में नंबर 1 रैंकिंग पे डी गुकेश है। भारत में नंबर 1 रैंकिंग पे डी गुकेश है। भारत में दूसरी रैंकिंग पे है विश्वनाथन आनंद है। ये फिडे की रैंकिंग है।
ये जो फाइड है ना संस्था, उसकी रैंकिंग है, और वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग 8वीं है, उसकी वर्ल्ड रैंकिंग 9th है। अभी इसका रैंक तो काफी पीछे है, लेकिन अभी ये जीत रहा है बहुत ज्यादा। सर 9वां 10वां है शायद, ये 8वां 9वां नहीं है, 9वां 10वीं रैंकिंग है। इनकी रैंकिंग 9वीं और 10वीं रैंकिंग है, ये आप याद कर लेना। डी गुकेश वर्ल्ड में 9th रैंक पे है। हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए भारत ने राशि दान दी है कि हिंदी को बढ़ाओ आगे। तो मोदी जी ने कितने रुपए दिए हैं? $1 मिलियन। 14 सितंबर को हिंदी दिवस आने वाला है, आपके आरआरबी के पेपर से पहले 2 दिन पहले आएगा ये। तो ये $1 मिलियन जो है दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर परिस्थिति को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पे साइन किया है? तो भारत में सेमीकंडक्टर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आप ये जानते हैं कि भारत में फॉक्सकॉन कंपनी के जो मालिक हैं, पहले वो मोदी से मिले थे, और आपको पता है कि तमिलनाडु के अंदर फॉक्सकॉन क्या कर रहा है? तमिलनाडु के कांचीपुरम में फॉक्सकॉन क्या कर रहा है? एप्पल का फोन लगाएगा, बताया था आपको मैंने। ये तो फॉक्सकॉन कंपनी ताइवान की कंपनी है। तो ये सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत किसके साथ समझौता करने वाला है? जापान के साथ में। आप मुझे बताएंगे भारत के जम्मू कश्मीर से किस चीज की जो है, जम्मू कश्मीर में किस चीज की खान मिली है? और राजस्थान के डेगाना में भी बहुत बड़ी खान मिली है। किस चीज की खान मिली है जम्मू कश्मीर में और डेगाना में? लिथियम का भंडार मिला है। भारत में किस चीज का भंडार मिला है? लिथियम का। जम्मू कश्मीर और राजस्थान के डेगाना में अपार मात्रा में लिथियम का भंडार मिला है, लिथियम मिला है। तो जो लिथियम है ये बैटरी बनाने के लिए काफी प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिला है ये, और ये राजस्थान के कौन सी जगह से मिला है? डेगाना से, जहां पर जो होता है फिलामेंट भी मिलता है, जहां पर टंगस्टन की खान भी है। डेगाना में टंगस्टन की खान भी है। तो भारत में बैटरी वाले बड़े उद्योग आ रहे हैं अभी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है स्टूडेंट्स, आपको दिखाई नहीं दे रही, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओप्पो ने ये साझेदारी की है, ओप्पो ने अटल टिंकरिंग लैब, केरला के अंदर अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए ओप्पो के साथ में एक समझौता किया है। तो मुझे बताएंगे ये समझौता है किस पर किया गया है, कौन से मॉडल पर किया गया है? ओप्पो एक मोबाइल बनाने, वैसे भारत सरकार कहती है कि चीन के साथ कोई संबंध नहीं रखना, लेकिन उधर समझौते करी जा रही है। ये पीपीपी मॉडल पे समझौता किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अटल टिंकरिंग लैब है, ये केरला में स्थापित करने ओप्पो वाले लगाएंगे, इंडिया में कोई इनको मिला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के रक्षा मंत्री ने, अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री ने अपने बेंगलोर के दौरे के दौरान भारत के एक संगठन के साथ में इंटेंट ऑफ लेटर पर साइन कर दिया है। वो भारत से क्या बनवाएंगे? यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाएंगे। अर्जेंटीना भारत से हेलीकॉप्टर खरीदेगा। अर्जेंटीना भारत से हेलीकॉप्टर खरीदेगा। भारत की कौन सी कंपनी अर्जेंटीना को हेलीकॉप्टर बना के देंगे? आप मुझे बताएंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता है? इस बार का फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। तो ये हेलीकॉप्टर में बैठ के अब एंजॉय करेंगे। फुटबॉल फीफा हॉल के साथ किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में इन्होंने एग्रीमेंट किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कम आय की संभावनाओं के कारण रिजर्व बैंक ने इसका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है? कौन से बैंक का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया कि तू बैंक नहीं चला सकता? कौन सा कोऑपरेटिव बैंक है? रिजर्व बैंक ने अभी यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। प्राइवेट बैंक था, इसके पास पैसे नहीं है, वो कहते तो चला जा, क्या कर रहा है यहाँ पे, बंद कर अपना काम, पैसे तेरे पास है नहीं, इसको बंद कर दिया। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 23 जुलाई को? क्योंकि 23 जुलाई को ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। ये ऑल इंडिया रेडियो है। अब आप इससे समाचार सुने, ये सुना होगा आपने वर्ड ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 23 जुलाई को हुई थी। आप मुझे बताएंगे भारत के ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर का नाम बताइए। भारत के सूचना इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर का नाम क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, अनुराग ठाकुर है। अनुराग ठाकुर भारत के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। अनुराग ठाकुर भारत के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। तो हमारे रेडियो के और टीवी के प्रसारण मंत्री वो हैं। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में आप मुझे ये बताएंगे कि क्रिकेट एकेडमी, नेशनल क्रिकेट एकेडमी किस स्थान पर है? एनसीए कहां पर है? नेशनल क्रिकेट एकेडमी कहां पर है? नेशनल क्रिकेट एकेडमी कहां पर है? बेंगलोर में है। और कौन से स्टेडियम में है? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बेंगलुरु के अंदर नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, जहां पर क्रिकेटर को खिलाते हैं। आप मुझे बताएंगे बीसीसीआई का ऑफिस किस स्टेडियम में है? बीसीसीआई मुंबई में है। कौन से स्टेडियम में बीसीसीआई बना हुआ है? बीसीसीआई कौन से स्टेडियम में बना हुआ है? बीसीसीआई वानखेड़े स्टेडियम में बना हुआ है। आपने ये देखा होगा, जब आपने एमएस धोनी पर वो फिल्म देखी होगी, जब महेंद्र सिंह धोनी का सिलेक्शन होता है, तब महेंद्र सिंह धोनी वानखेड़े स्टेडियम में अपने वो शॉट मार के दिखाता है, और वानखेड़े स्टेडियम की वो जो है उसके ऊपर बॉल भी मारता है, फिर उसको सेलेक्ट करते हैं। तो वानखेड़े स्टेडियम में बीसीसीआई का ऑफिस है, और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में नेशनल क्रिकेट एकेडमी है। तो आप जानते हैं कि दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट की ट्रॉफी है, ये किसने जीती है?
दिलीप ट्रॉफी किसने जीती है, फटाफट बताएंगे, साउथ जोन ने जीती है। पिछला क्वेश्चन कुछ बच्चे कह रहे हैं सर रिपीट कर दीजिए, मैं रिपीट कर देता हूं। 23 जुलाई को ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी, इसीलिए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है, और अनुराग ठाकुर जो है इसके इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था रिजर्व बैंक ने कौन से कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का किया है। हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं। और फिर एक और क्वेश्चन था कि अभी अर्जेंटीना ने हेलीकॉप्टर के लिए भारत के साथ समझौता किया है, कौन सी कंपनी के साथ किया है, हॉल के साथ किया है। बाकी स्टूडेंट अगर आपको कोई चीज रह जाती है तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ये बाद में क्लास के लास्ट में पीडीएफ से आप देख सकते हैं, कोई नहीं समझ आता तो फिर भी पूछ लेना, मैसेज कर देना, आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय क्रिकेट महान खिलाड़ी जिसने 500वां इंटरनेशनल मैच खेला है और ऐसा खेलने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं, आप मुझे बताएंगे 500वां इंटरनेशनल मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं। 500 मैच खेलना बहुत बड़ी बात है, भारत में एक खिलाड़ी को भगवान बना देते हैं, फिर उसको घसीटी रखते हैं, वो उसको निकाल नहीं सकते टीम से, ऐसा दबाव होता है। जैसे कि सचिन है, जैसे द्रविड़ है, ये भी 500 रन बना 500 मैच खेल चुके हैं। अभी 500वां मैच खेला है, विराट कोहली ने खेला है। अभी 500वां मैच किसने खेला है, विराट कोहली ने खेला है। इससे पहले 500वां मैच सचिन तेंदुलकर भी खेल चुके हैं, राहुल द्रविड़ भी खेल चुके हैं, धोनी भी खेल चुके हैं, और अभी विराट कोहली भी खेल चुके हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इन्होंने 500 मैच खेले हैं, आप देख सकते हैं नाम हो गया है सचिन, राहुल, धोनी, और अब किसने खेल लिया, कोहली ने। 10 में से 4 भारतीय हैं जिन्होंने 500 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। अभी पशुपालन की क्रेडिट गारंटी स्कीम है, इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण इकोनॉमी को दोबारा पुनर्जीवित करना है, यानी कि लोग पशुधन बढ़ाने के लिए लोन लें, तो एमएसएमई को सशक्त करना है ताकि पशु लोग घर पे पालें। आप जानते हैं कि पशु पालने से बड़ी इनकम भी होती है। एक किसी व्यक्ति को मैं जानता हूं, वो उनके पास में गोट फार्म है, उनके पास में क्या गोट फार्म है, गोट GOAT आएगा सॉरी, उनके पास के गोट फार्म है, बकरी का उनके पास है, और वो हर साल लाखों रुपए महीने का कमा लेते हैं। जो उनका जैसे उनकी बच्ची पढ़ती है हमारे पास, अंकल आए थे एक बार, वो बता रहे थे कि जो है जैसे जैसलमेर वगैरह में जो होता है बहुत खुले खुले मैदान मिल जाते हैं, और बकरी क्या करती है अपने आप चरती है, ठीक है, और वो कहते हैं हमारे बकरे जो हैं ये एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो पशुपालन के ऊपर भारत सरकार बढ़ावा दे रही है, 750 करोड़ रुपए दिए हैं पशुपालन के लिए। कितने रुपए दिए हैं, 750 करोड़ रुपए दिए हैं। आगे देखते हैं। और वो बता रहे थे एक एक बकरा लाख लाख रुपए का भी बिक जाता है। ये सऊदी अरब वगैरह में बेचते हैं बकरों को, जब ये बकरीद आती है तब उनके बकरों की डिमांड बढ़ जाती है। आगे हम देखते हैं किस संगठन ने सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत की है। तो आप मुझे बताएंगे भारत के कौन से संगठन ने, कौन से डिपार्टमेंट ने सशक्त महिला ऋण योजना, महिलाओं के लिए रोजगार के लिए ऋण देने के लिए शुरुआत की है। ये हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की योजना है, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, LIC के नए MD बनाए गए हैं। मैंने आज सुबह भी आपको LIC का एक MD बताया था, LIC के एक MD बताए थे मैंने आपको, दोराई स्वामी। क्या नाम था, दोराई स्वामी। एक और MD, वैसे LIC के 4 MD होते हैं, R दोराई स्वामी बताया था मैंने आपको, R दोराई स्वामी। अभी एक और नए बने हैं, ये चेयरमैन की जगह बने, ये EP मिनी की जगह बने थे। ये किसकी जगह बने थे, EP मिनी LIC की पहली महिला, सॉरी दूसरी महिला MD थी। EP मिनी की जगह तो बन गए, EP मिनी एक औरत का नाम है। और ये LIC के जो चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती की जगह बने, इनका नाम है सतपाल भानु। क्या नाम है, सतपाल भानु इनका नाम। तो ये भी नए MD बने हैं, क्या नाम है, सतपाल भानु। ये LIC के नए MD बने हैं, सतपाल। चलो पाल लो। आगे देखते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के नए DG बने। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये DG बनते ही रहते हैं। कोस्ट गार्ड होते हैं, समुद्री सीमा की रक्षा करते हैं। देखते हैं भारत की समुद्री सीमा की रक्षा कौन करते हैं, राकेश नाम है, राकेश शर्मा है, राकेश पाल है। राकेश पाल हमारी समुद्री सीमा की रक्षा कर रहे हैं। हमारी समुद्री सीमा की रक्षा कौन करते हैं, राकेश पाल करेंगे। HDFC बैंक में मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर भारत की दूसरी मूल्यवान कंपनी बनी है। किसको उसने पीछे छोड़ा है, कल मैंने आपको बताया था HDFC बैंक ने HDFC का मर्ज कर लिया, अपनी पेरेंट जो कंपनी है उसको मर्ज कर लिया, रिवर्स मर्जिंग हो गई। आप मुझे बताएंगे इसके बाद में इसकी कैपिटल कितनी हो गई, $100 बिलियन इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। इसने किसको छोड़ा है पीछे, इसने भारत की पहली 100 बिलियन वाली कंपनी रिलायंस इंडिया है, दूसरी हो गई है HDFC, और तीसरी कंपनी TCS है। इसका मार्केट कैप TCS से ऊपर हो गया है, तो इसने TCS को पछाड़ा है। TCS को पछाड़ के HDFC 2 नंबर पे हो गया, HDFC बैंक 2 नंबर पे हो गया है। आप देख सकते हैं ये सारी बातें। इसरो ने महेंद्रगिरी में, अभी भारत का ना इस साल का एक मिशन है, अगले साल हम अगले साल एक मिशन अंतरिक्ष में पहली बार इंसान को भेजेंगे। हमारे मिशन का नाम है गगनयान मिशन है। हम 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब इसरो किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेगा। आप बोलोगे सर राकेश शर्मा कौन थे,
आप पूछेंगे सर राकेश शर्मा कौन थे, ये भी तो स्पेस में गए हुए हैं, ये रशिया से गए थे, इनको रूस लेके गया था। आपने कल्पना चावला का नाम सुना होगा, ये गई थी नासा से। तो अभी पहली बार हम 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। आज तक भारत ने किसी भी इंसान को अंतरिक्ष में नहीं भेजा, अब भेजेंगे, लेकिन इन 3 लोगों को भेजने से पहले एक रोबोट भेजेंगे अंतरिक्ष में। उस रोबोट का नाम क्या होगा? उस रोबोट का नाम है व्योम मित्र है। उस रोबोट का नाम है व्योम मित्र। एक रोबोट भेजेंगे, पहले ये रोबोट भेजेंगे, ये रोबोट पहुंच जाएगा, फिर इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये 3 अंतरिक्ष यात्रियों का अपना यहाँ ट्रेनिंग, पहले ये रूस से ट्रेनिंग लेके आए हैं, अब यहाँ पर इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। कहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं? महेंद्रगिरी तमिलनाडु में वैसा इन्वायरमेंट बनाया है जैसा ऊपर होता है। आदमी गुरुत्वाकर्षण के बिना कैसे लटकता है हवा में, कैसे वो भूख लगेगी तो कैसे खाएंगे। आपको पता है ऊपर अंतरिक्ष में खाते हैं, टूथपेस्ट होती है ना, वैसी पेस्टें होती हैं, वैसी पेस्ट खाते हैं। अंतरिक्ष में थूक भी नहीं सकते क्योंकि थूकेंगे तो वो ट्रैवल करेगी, ठीक है। और मतलब थोड़ा उस तरीके की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वहां जाके इनका जी खराब हो जाए, ऊपर की वापस बुलाओ, ठीक है। तो अब जो है इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये कहां पे दे रहे हैं? महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। क्या नाम है इसका, स्थान का नाम क्या है जहां पर ये दे रहे हैं? इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स बनाया है। इसरो ने कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाया है? इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स बनाया है, यहां पर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये लोग अंतरिक्ष में कहां पे जाएंगे? ये चांद पे जाएंगे क्या, या ये मून पे जाएंगे, या ये समुद्र में जाएंगे, या ये 400 किलोमीटर तक जाएंगे ऊपर? सिर्फ 400 किलोमीटर तक जाएंगे और 3 दिन रहेंगे। 3 लोग 3 दिन रहेंगे, इनके साथ में डॉक्टर भी जाएंगे, कई को इनको गोली देनी पड़ जाए, एक इनमें डॉक्टर है। चलो आगे देखते हैं कि चलो ये 400 किलोमीटर पर जाएंगे, ये 3 लोग जा रहे हैं, उनमें से एक डॉक्टर है। कई बार हो जाता है भारतीयों का जी खराब, बस में हो जाता है जी खराब, ऊपर तो अंतरिक्ष में तो वैसे ही हो जाता है। अब मैं गया था एक बार, ये सब मैं बैठा ये इसमें सबमरीन में बैठा, मैं पहले शौक में बैठ गया सबमरीन में। मुझे लोग जो निकल रहे थे सबमरीन से मुझे कह रहे थे आप मत जाओ मत जाओ, मैं पता नहीं ऐसे मुझे रोक क्यों रहे हैं। वो पानी के नीचे चलती है पनडुब्बी, मेरा जी खराब हुआ, मैंने कहा मेरे को यहाँ से निकालो, पानी पानी अंदर कुछ दिखता था नहीं। पहले कहते मछलियां दिखाएंगे, मगरमच्छ दिखाएंगे आपको अंदर ले जाके, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं देखना, आप मेरे को यहाँ से निकालो, निकलेंगे कैसे यहाँ से? तो फिर मुझे उन्होंने छत पे बिठा दिया, मैं कहा मैं यही ठीक हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी को एनवायरनमेंट सूट करता है, किसी को नहीं करता, तो मैं तो आगे नहीं बैठूंगा सबमरीन में कभी भी। तो आगे देखते हैं, राजस्थान में एक मिनिमम गारंटी इनकम बिल लॉन्च किया गया है। राजस्थान मिनिमम गारंटी बिल लॉन्च किया गया है। इस बिल में क्या है? इसमें क्या है कि 1000 रुपए महीना देंगे, अशोक गहलोत जी सारों को वित्त पे देंगे, 1000 रुपए महीना देंगे और 125 दिन का रोजगार देंगे। 125 दिन का रोजगार मिलेगा और 1000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा अगर आपको रोजगार नहीं मिलता तो ये देखते हैं ये क्या है, राजस्थान में शुरू किया गया है। ये प्रोवाइड एक गारंटी ऑफ वेजेस, पेंशन मिलेगी इसमें। तो ये आप देख सकते हैं, राजस्थान सरकार ने मिनिमम गारंटी कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें 1000 रुपए महीना मिलेगी पेंशन बुजुर्गों को, और उनके घर में जो जवान हैं, जो अडल्ट हो गए हैं, जो युवा हैं, उनको मिलेगा। राजस्थान के जो शांति धारीवाल मंत्री हैं शहरी इलाकों के, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है, अर्बन। आगे हम देखते हैं G20 सचिवालय के समर्थन से G20 थिंक के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया है। ये किस स्थान पर किया गया? ये किया किसने? इंडियन नेवी, इंडियन वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन ने किया है। ये G20 के थिंक का एक एडिशन हुआ है, ये इंडियन नेवी, ये नेवी वालों ने किया है इसका। इंडियन नेवी एंड नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन ने किया है। और आप जानते हैं कि G20 का जो स्लोगन है वो वसुधैव कुटुंबकम है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। इसका स्लोगन क्या है? वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर सुबह जो है कल जन्माष्टमी है, क्लास का टाइम चेंज कर दो, हमने मंदिरों में जाना है, मंदिर में वो झांकी देख के आनी है। तो आप बता दो, अगर आपने कल क्लास का समय चेंज करवाना है तो मैं कल, अगर आपने जाना हो मंदिर में, तो शाम को जो है अपनी क्लास का टाइम थोड़ा सा पहले रख देंगे। चलो कल आपको बता देंगे कल क्लास का टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये है कि भारत के अंदर ना पहले जो जहाज बनते थे, भारत में पहले जो पानी के जहाज बनते थे वो सिलाई के द्वारा बन जाते थे। तो भारत सरकार जो है ये बड़ी हैरान होती है कि पुराने जमाने में जो जहाज बनते थे वो उनकी टेक्निक अलग थी। तो भारत में जो जहाज बनाने वाली कंपनियां है ना, उन्होंने भारत के संस्कृति मंत्रालय को बोला है कि सिली जहाज निर्माण विधि, कि वो कैसे सिल के जहाज बनाते थे, टंकाई विधि, टांके लगा लगा के कैसे जहाज बना लेते थे, हमें वो बताओ, हम भी वैसे जहाज बनाएंगे। तो भारतीय नौसेना ने संस्कृति मंत्रालय के साथ में एक समझौता किया है। वो कैसे रामायण में केवट का जो जहाज था वो मिला है, नाव मिली है, तो वो कैसे बनाई उन्होंने। तो ये है रिसीविंग द प्रिजर्व द एंशिएंट शिप बिल्डिंग टेक्निक। पुराने जमाने में कैसे शिप बनाई जाती थी वो सीखेंगे। अब जो है अगले क्वेश्चन जो आ रहे हैं, इनकम टैक्स डे, इनकम 24 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत में सबसे पहले इनकम टैक्स किसने लगाया था? जेम्स विल्सन ने लगाया था। भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम जेम्स विल्सन था। ये भारत के पहले वित्त मंत्री थे। भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम जेम्स विल्सन था
और आजादी के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम था आर षणमुखम शेट्टी था। आर षणमुखम शेट्टी, ये भारत के आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री थे और वो वैसे अंग्रेजों के जमाने में वित्त मंत्री थे। ये फाइनेंस मिनिस्टर थे भारत के पहले, आजादी के समय वो वैसे। तो ये है, यहां से इनकम टैक्स की शुरुआत हुई थी भारत में, तो इसका आंसर सही हो गया। तो जेम्स विल्सन ने भारत में पहले इनकम टैक्स लगाया था 1860 में, इसीलिए इस दिन और 163वीं स्थापना दिवस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हर साल विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, इसका जवाब दीजिए। भारत में हर साल प्राकृतिक संरक्षण, आप मुझे बताएंगे कि नेचर कंजर्वेशन डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है, कि प्रकृति की सुरक्षा करो, 28 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई को नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। अब हम मुझे बताएंगे कारगिल विजय दिवस, कैप्टन विक्रम बत्रा, शेरशाह मूवी, तो बताएंगे कैप्टन विक्रम ने कारगिल विजय कौन सी तारीख को हासिल की थी, जब कारगिल पर विजय प्राप्त की थी 26 जुलाई को। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। हमने तो देखा था, हमने यहाँ मनाई थी काफी, जब कारगिल पर विजय हासिल की थी तो बड़े फंक्शन हुए थे हमारे स्कूलों में पढ़ा करते थे उस समय। अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस कब पूरी दुनिया में मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मित्रता, मैंने आपको यूएन फ्रेंडशिप डे बताया था कल, मैंने आपको कल बताया था अनफ्रेंड हो गए, वो दोस्त थे, 3 दोस्त थे, अनफ्रेंड हो गए। यूएन फ्रेंडशिप डे 30 जुलाई को होता है। वैसे अकेला फ्रेंडशिप डे अगस्त महीने के पहले रविवार को होता है। अगस्त महीने के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे होता है, जब आप किसी को फ्रेंडशिप बैंड देते हैं, तो वो 30 जुलाई का डे है। नेक्स्ट आता है मानव तस्करी के खिलाफ दिवस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी। आपको पता है गोवा के अंदर काफी जो होते हैं, जो ये लड़कियों को उठा लेते हैं और बाहर भेज देते हैं, इस पर काफी मूवियां भी बनी हैं। तो बताइए मानव तस्करी पर दिवस कौन सा है? 30 जुलाई है। कौन सा दिवस है? 30 जुलाई है। आप मुझे बताएंगे कि मैंग्रोव्स इकोसिस्टम को संरक्षण करने के लिए कौन सा डे मनाया जाता है? मैंग्रोव जी प्रणाली के संरक्षण का डे कौन सी तारीख को होता है? ये भी 26 जुलाई को होता है। जिस दिन कारगिल विजय दिवस होता है उस दिन मैंग्रोव वनस्पति डे मनाते हैं। आप मुझे बताएंगे भारत के बजट में, भारत सरकार के बजट में एक मिष्टी योजना चलाई गई है। मिष्टी योजना किस चीज के लिए चलाई गई है? मिष्टी योजना किस चीज के लिए चलाई गई है? मैंग्रोव वनस्पति के लिए, मैंग्रोव जो वन है उनके लिए चलाई गई है। मैंग्रोव वनों के लिए चलाई गई, मैंग्रोव वनस्पति को बढ़ावा देने के लिए। आप मुझे बताएंगे अमृत धरोहर योजना किस लिए चलाई गई है? इस बजट में अमृत धरोहर योजना किसके लिए है? कुमुद ने सही जवाब दिया है, ये वर्ल्ड वेटलैंड्स को बढ़ावा देने के लिए। किसको बढ़ावा देने के लिए? वेटलैंड्स को, आर्द्र भूमि को बढ़ावा देने के लिए। आपने मुझे बताना है वेटलैंड डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है? वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी 1972 में रामसर नामक स्थान ईरान में पहली रामसर कन्वेंशन हुई थी, वेटलैंड, वर्ल्ड वेटलैंड पर कन्वेंशन हुई थी, इसीलिए ये डे मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाते हैं। भारत में कितनी वेटलैंड साइट्स हैं? भारत में अभी क्लास में बच्चे भी 75 हैं, तो 75 वेटलैंड्स है भारत में। भारत में कितनी वेटलैंड्स है? 75 वेटलैंड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2023 के 22 जुलाई को किसने क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे फास्ट बॉलर बने हैं? देखो फास्ट बॉलर में सबसे ज्यादा विकेट जेम्स एंडरसन ने लिए हैं। मार्क एंडरसन है क्या? मार्क एंडरसन है सबसे अधिक फास्ट विकेट एंडरसन के हैं। दूसरे नंबर पे आगे स्टुअर्ट ब्रॉड आ गए। किस देश के खिलाड़ी हैं ये? स्टुअर्ट ब्रॉड जो है ये इंग्लैंड के हैं ना, ये इंग्लैंड के हैं। तो ये मार्क एंडरसन है या जेम्स एंडरसन है? ये मार्क एंडरसन है, जेम्स एंडरसन है? ये जेम्स एंडरसन है, ये जेम्स एंडरसन है। मैंने मार्क एंडरसन लिख दिया है, इसको ठीक कर लीजिए। सबसे अधिक फास्ट बॉलर, सबसे अधिक विकेट लेने वाला जेम्स एंडरसन है। ये भी इंग्लैंड का है और ये भी इंग्लैंड का है। वैसे सबसे अधिक विकेट लेने वाला स्पिनर है, ज्यादातर स्पिन खिलाड़ी को ज्यादा मुथैया मुरलीधरन ने 800 विकेट लिए हैं। शेन वॉर्न ने 708 विकेट लिए थे, ये मर गए हैं, एक्सपायर हो गया है। अनिल कुंबले ने 619 विकेट लिए, ये तीनों स्पिनर हैं। मार्क एंडरसन ने तो मोज़ेक बनाया था, बिल्कुल सही जवाब है। मोज़ेक एक हमारा वेब ब्राउजर है, मार्क एंडरसन ने बनाया था। आरबीआई ने बेंगलुरु में एक आईटी इकाई स्थापित करने की मंजूरी दी है। किस विदेशी बैंक को आईटी इकाई स्थापित करने की मंजूरी दी है भारत में? भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन से विदेशी बैंक को एक आईटी इकाई स्थापित करने की मंजूरी दी है? कौन सा बैंक एक आईटी इकाई बेंगलुरु में स्थापित करेगा? कौन सा विदेशी बैंक है? डेटा प्रोसेसिंग सेंटर बनाएगा, ये सबेर बैंक है। कौन सा बैंक है? सबेर बैंक। ये क्या चीज है? आपको ये पता है रिजर्व बैंक के 5 काम है। रिजर्व बैंक का जो 5वां जो काम है वो है डेटा लोकलाइजेशन। 6ठा काम है, वैसे 6 सब और भी काम है, डेटा लोकलाइजेशन। ये आरबीआई का मुख्य वर्क है, डेटा लोकलाइजेशन। भारतीयों का डेटा भारत में रहे, भारतीयों का डेटा भारत में रहे, भारतीयों का डेटा विदेश नहीं जाएगा। क्योंकि जब ये डेटा विदेश में पहुंच जाता है तो वो भारतीयों के डेटा के साथ मैनिपुलेट करते हैं, भारत के इलेक्शन तक को करते हैं, प्रभावित करते हैं। उनको ये पता लग जाता है ये आदमी ये खाता है, ये पीता है, ये उसको शूज लेने, ये रंग के जूते पहनता है,
ये वो सारी चीजें भारतीयों की उठा लेते हैं। तो अब कहा है कि डेटा लोकलाइजेशन है, आप भारतीयों का डेटा भारत में ही उसके सर्वर रखोगे। तो ये एक डेटा प्रोसेसिंग सेंटर है। ये कौन से बैंक ने भारत में ही अपना बना लिया है? सवेर बैंक ने बनाया है। रूस का बैंक है, ये रशिया का बैंक है। आगे बात करते हैं, एक भारत का डिपार्टमेंट है जिसका नाम है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब हम किसी पेंशन फंड में पैसे लगाते हैं, जैसे एनपीएस सरकारी कर्मचारी, आप भी जब नौकरी लगोगे तब आपको एनपीएस अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आपको एक नंबर लेना पड़ेगा जिसे प्राण कहते हैं। आपको प्राण नंबर लेना पड़ेगा, आपको प्राण लेने पड़ेंगे। किसके प्राण लेने पड़ेंगे? प्राण की फुल फॉर्म होती है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। आपके खाते से कुछ पैसे निकलेंगे और प्राण अकाउंट में डाले जाएंगे। फिर उस पैसे को वो कहीं ना कहीं, ये डिपार्टमेंट जो है पीएफआरडीए जो है, आपके पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेगा। तो अब भारत सरकार ने कहा है कि पीएफआरडीए जो है प्राण में जो पैसे इकट्ठे होंगे उसको सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में भी लगा सकता है। इसकी मंजूरी मिल गई है। परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर पे जो पैसा इकट्ठा होगा ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड में लगाया जा सकता है। इनकी हरित परियोजनाओं में पैसे लगा सकता है। तो अब ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड में भी पैसे लगा सकते हैं। अब डूबने से बचाने वाला दिन, आप में से कितने लोगों को जो है स्विमिंग आती है? आप में से कितने लोगों को स्विमिंग आती है? स्विमिंग, देखो आप सभी को ड्राइविंग आनी चाहिए, कार वगैरह सब चलाई होनी चाहिए, आपको स्विमिंग भी आनी चाहिए। हरिओम जोशी ने, कमल सोनी ने और काफी बच्चे, बाकी और किसी को नहीं आती स्विमिंग। देखो क्या होता है कि स्विमिंग आने से हम किसी को बचा भी सकते हैं डूबने से और खुद भी बच सकते हैं। अमेरिका वगैरह देशों में तो स्विमिंग मस्ट होती है, मतलब वहां पर स्कूलों के अंदर ही बच्चों को सिखा देते हैं, क्योंकि पानी के कारण बहुत लोग मर जाते हैं, पानी में मर जाते हैं। तो विश्व जो है ड्रॉनिंग प्रिवेंशन डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है? हमने एक ना कार्यशाला रखी थी अभी कि डूबने से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि कोई खाली जो कोई गैलन वगैरह बॉक्स होता है, अगर कोई आदमी डूबता हुआ दिखाई दे तो खाली कोई बोतल, पानी की बोतलें, बिस्लेरी की बोतलें हो, उनको पानी डोल दो, उनको कर दो, खाली कर दो, ढक्कन बंद कर दो और जल्दी से उस पर रस्सी बांध के फेंक दो। वो डूबेंगी नहीं, उस पर आदि पकड़ लेगा तो उसको डूबेगा नहीं। ऐसे कुछ उन्होंने बताई थी। मतलब उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि कैसे किसी आदमी को बचाया जा सकता है। कई बार एकदम दिमाग में सोचता ही नहीं है क्या करें। तो वो अभी हमारे यहाँ पर हुई थी, ये पिछले साल हुई थी, तब हमने की थी, लास्ट ईयर की बात है ये। तो ये कौन सी तारीख को होता है? 25 जुलाई को होता है। नहीं, रस्सी सीधी नहीं फेंक सकते, रस्सी तो डूब जाएगी, पानी में रस्सी थोड़ी टिकती है, रस्सी के साथ कुछ बांधना पड़ेगा जिसको वो पकड़ के आ सके। नेक्स्ट आता है कि 25 जुलाई को पेन गोंग शेंग किस देश के बैंक ने केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया? किस देश का गवर्नर बना है? जैसे भारत का रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। ये पेंग शोंग गिंग, क्या नाम है? पेन गोंग शेंग किस देश का होगा, हो सकता है ये चाइनीज आइटम है या जापानी है या किसी और देश का है? चाइनीज आइटम है, बिल्कुल सही जवाब है, नाम से पता चल रहा है। क्या नाम है? पेंग गोंग शेंग। ये चीन के रिजर्व बैंक का गवर्नर बना है। चीन के रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन बना है? पेंग गोंग शेंग। चलो आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको जो है रिकॉर्डिंग मिल रही है, आपको सारी क्लास की रिकॉर्डिंग, प्रॉपर रिकॉर्डिंग मिल रही है। पिछली सारी क्लास की रिकॉर्डिंग है आपके पास में, तो आप लोग रिकॉर्डिंग को दोबारा देखें, 2 गुना स्पीड पे, 3 गुना स्पीड में देखें। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है और इसका इट टेक्स वन डे इसका अभियान है, ये शाहरुख खान है इसका, SRK। यूएनडीपी ने भारत की फसल बीमा योजना है। आप मुझे बताएंगे फसल बीमा योजना में रबी की फसल का कितना प्रीमियम है, खरीफ की फसल का कितना प्रीमियम है और जो है व्यापारिक फसलों का कितना प्रीमियम है? चलो व्यापारिक का मैं बता देता हूं, 5% प्रीमियम लेते हैं। फटाफट मुझे बताएंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम बताएंगे, रबी, खरीफ और कमर्शियल क्रॉप्स का प्रीमियम बताना है। रबी क्रॉप्स, खरीफ की क्रॉप्स, रबी का 1.5% है, 2 नहीं है, रबी का 1.5 है ना, रबी का प्रीमियम होता है 1.5% होता है, खरीफ का 2% है ना, खरीफ की फसल में प्रीमियम 2% है। देखो एक बार ऑनलाइन देखो, चेक करो, आई थिंक सही है, ये 1.5, 2 और 5 ही है, तो ये है प्रीमियम लिया जाता है। अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मजबूत करने के लिए कंपनी है एब्सोल्यूट कंपनी के साथ किया, एब्सोल्यूट आर लगा हुआ इसके साथ में रजिस्टर्ड कंपनी है। यूएनडीपी ने कहा कि एब्सोल्यूट कंपनी भारत में प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत किस सरकारी कार्यक्रम या मिशन को पुनर्जीवित प्रतिष्ठित स्कोप गोल्ड, भारत की कौन सी सरकारी योजना है जिसे स्कोच अवार्ड दिया गया है, स्कोच गोल्ड अवार्ड दिया गया है, और इसकी थीम थी गवर्नेंस 2047। कौन सी योजना है गवर्नेंस 2047? इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया गया और बहुत सारे लोगों को इसमें बढ़ावा दिया गया। तो बताइए, जम्मू कश्मीर लाइवलीहुड मिशन, जम्मू कश्मीर बहुत रोजगार दिए हैं, तो ये जम्मू कश्मीर की योजना थी, इसको स्कॉच अवार्ड दिया है। आगे देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय माइलोमा फाउंडेशन। आप मुझे बताएंगे माइलोमा कौन सी बीमारी को कहते हैं? माइलोमा कैंसर बीमारी को कहते हैं। माइलोमा कौन सी बीमारी को कहा जाता है? कैंसर बीमारी को कहते हैं। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट के चेयरमैन इलेक्ट कौन हुए हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पे? कैंसर बीमारी के जो है कौन बने हैं? विंसेंट राजकुमार, एस विंटेस राजकुमार।
तो ये राजकुमार जो है दुनिया में कैंसर बीमारियों के जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं, उस पर रिसर्च करने के लिए फाउंडेशन के। राजकुमार जी कैंसर बीमारी का इलाज ढूंढ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। एक किस बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनी ने एक्सआर स्टार्टअप प्रोग्राम में, एक्सआर स्टार्टअप ये प्रोग्राम है, एक्सआर स्टार्टअप जो प्रोग्राम है ये भारत के आईटी मिनिस्ट्री ने शुरू किया है और मेटा ने शुरू किया है। मेटा और भारत सरकार की आईटी मिनिस्ट्री। आप मुझे बताएंगे भारत के आईटी मंत्री कौन है? भारत के आईटी मंत्री कौन है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? कोई बता सकता है? अश्विनी वैष्णव है। अश्विनी वैष्णव भारत के आईटी मंत्री है। उन्होंने भारत के अंदर एक्सटेंडेड रियलिटी, भारत ने एक्सटेंडेड रियलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें कौन सी कंपनी मेंबर के रूप में शामिल हो गई है? कौन सी कंपनी ने इसमें मेंबर बनी है कि मेरे को भी शामिल करो, आप अकेले अकेले प्रोग्राम नहीं कर सकते ये? तो HCL जो है ना कंपनी, वो इसमें पार्टनर बन गई है। HCL भी जुड़ गई है, HCL कंपनी स्टार्टअप में जुड़ गई है। एक्सटेंडेड रियलिटी क्या होती है पता है आप लोगों को? कल मैंने वर्चुअल रियलिटी बताई थी आपको, VR बताई थी, मैंने आपको मेटावर्स बताया था, वर्चुअल रियलिटी। ये एक्सटेंडेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में फर्क बताओ। तो आपको मैंने बताया कि भारत के जो राज्यसभा के ये तो अध्यक्ष हैं जगदीप धनखड़, उपाध्यक्ष के लिए 8 लोगों का पैनल है जिसमें 4 महिलाएं हैं। आपने मुझे बताना है पहली बार इतिहास में पहली बार 4 महिलाओं को ऊपर बिठाएंगे वहां पे राज्यसभा के अंदर जो राष्ट्रपति, जहां उपराष्ट्रपति बैठते हैं। तो इसका आंसर बताओ। पीटी उषा है, फोंगो कोन्याक है, आपको मैंने बताया था, और सुलाता दियू है। 1 नंबर ऑप्शन है। अभी कुछ बच्चे इंग्लिश में नाम पूछ रहे थे, ये सारे नाम इंग्लिश में आ गए हैं। पीटी उषा है, फोंगोन कोन्याक है, फूजिया खान है और सुलाला देव है। ये 4 महिलाओं को शामिल किया है पहली बार, ऐसा पहली बार हुआ है। तो 4 महिलाएं हैं। और आप मुझे बताएंगे नागालैंड की पहली बार कौन सी महिला को इसमें शामिल किया गया है? फर्स्ट टाइम महिलाओं में पहली बार महिलाएं कौन सी है? फोंगोन कोन्याक, नागालैंड की महिलाएं हैं। आपको पता है कि नागालैंड की जो महिलाएं हैं कोन्याक, चलो कोन्याक के बारे में पिछले साल काफी विवाद भी हुआ था नागालैंड में। इटली के मॉन्टोन में, इटली का एक जगह है मॉन्टोन नामक जगह है, यहां दूसरे विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय लोगों ने अपना साहस बलिदान दिया था। उस पर एक क्या बनाया गया है? उस पर एक वहां पर एक घड़ी बनाई है, वहां पर एक बहुत बड़ी बनाई है घड़ी। वो घड़ी जो है सूर्य के हिसाब से टाइम बताएगी, सूर्य के हिसाब से टाइम भी बताएगी वो घड़ी। वो सन डायल बनाया है। वहां पर भारत के अंदर जो लोग मरे हैं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, आप जानते हैं कि उस समय में भारत में अंग्रेजों का राज था, तो भारतीयों को ना उस लड़ाई में भेज दिया गया कि तुम भी लड़ो, अंग्रेजों की तरफ से लड़ो। तो भारतीय लोग वहां पहुंच के बेचारे वहां मर गए। तो उनकी याद में एक सन डायल बनाया है, घड़ी बनाई है, सूरज के हिसाब से टाइम बताएगी। एक तो उनके लिए अच्छा हो गया, उनको सन डायल मिल गया, एक नाम भारतीयों के नाम पे रख दिया। तो ये है वीसी यशवंत, क्या नाम है? वीसी यशवंत घड़गे सन डायल, वीसी यशवंत घड़गे सन डायल। तो सन डायल याद कर लो, पेपर में याद आ जाएगा आपको। ये एक घड़ी बनाई है जो सूरज के हिसाब से टाइम भी बताएगी और भारतीयों की वो याद भी दिलाएगी कि इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में हमारे लिए लड़ाई, अपनी जान न्यौछावर की। आप मुझे बताएंगे कि अमेरिका की नौसेना की, अमेरिका में, यूएस में फर्स्ट वुमेन एडमिरल बनाई गई है। भारत के नौसेना के एडमिरल बताओ। भारत के चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? भारत के चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ आर हरिकुमार है। बिल्कुल सही जवाब है, आर हरिकुमार भारत के नेवी एडमिरल है। अमेरिका की पहली महिला जो है नेवी एडमिरल कौन बनी है? नाम बताओ उसका। अमेरिका के अंदर महिला एडमिरल है, नाम बताओ। लिसा फ्रैंकेटी, लिसा फ्रैंकेटी, ये लिसा। भारत का पहला एआई बताओ कौन है? भारत की पहली एआई न्यूज एंकर कौन है? भारत की पहली न्यूज एंकर का नाम बताओ। भारत की पहली न्यूज एंकर, एआई न्यूज एंकर का नाम, उसका नाम भी लिसा ही है। ये उड़ीसा में आई है, टीवी पे आती है और बोलती रहती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बोलती है। उड़ीसा टीवी ने एआई न्यूज एंकर बनाई है भारत में। तो ये भी लिसा, ये भी लिसा, ये लिसा फ्रैंकेटी है। ये फ्रैंक बहुत है बोलने में। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। और भारत के सब मुख्यमंत्री ऐसी योजना जिसमें बैंकों पर 1 लाख, राज्य बताओ जिसने स्कूटी खरीदने पर, अगर कोई आदमी स्कूटर खरीदता है, अगर कोई आदमी क्या खरीदता है? स्कूटर खरीदता है, 1 लाख रुपए तक का स्कूटर खरीदता है, तो सरकार कहती है कि आपको इंटरेस्ट रेट पे राहत प्रदान करेंगे। ये भी उड़ीसा का है, कहते स्कूटर खरीदो, ये समय बचाओ, जल्दी जल्दी अपने ऑफिस पहुंचो। उड़ीसा सरकार ने सबको कहा स्कूटर खरीद लो। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। अब क्या होता है, खेतों के अंदर कई बार रोज आ जाते हैं, नील गायें आ जाती है और खेतों के अंदर कोई पशु भी आ जाते हैं और वो खेत को खराब कर देते हैं। तो सरकार कहती है कि 12 वाट का ना सोलर बाड़ लगाएंगे। जैसे वो सोलर बाड़ होती है, उसमें करंट होता है, 12 वाट का होता है, कोई मरता नहीं है।
बस वो कोई पास में जाएगा तो उसके थोड़ा सा झटका लगेगा, झटका लगते ही वो पीछे हट जाएगा पशु वगैरह, उससे कोई प्राणियों को क्षति नहीं होती, सरकार कहती नहीं होती क्षति, वैसे मरते भी होंगे। तो ये मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना कौन से राज्य ने शुरू की है? ये यूपी की है। सारे खेतों में सोलर की बाढ़ लगा देंगे। एक भारतीयों को ना मौका मिल जाए तो फिर वो बाढ़ के अंदर ज्यादा भी छोड़ देते हैं करंट। सरकार तो कहती है 12 वोल्ट का करंट छोड़ना है, फिर एक बार वो सोलर वाली लग जाए तो फिर ये ज्यादा भी छोड़ देते हैं करंट, ध्यान रखना है इसका। आगे देखते हैं कि अभी हाल ही में 23 वर्ष और 139 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत के राज्य के द्वितीय सबसे दीर्घकालीन मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सबसे ज्यादा लंबा समय मुख्यमंत्री कौन रहा था? सबसे लंबा मुख्यमंत्री रहा था पवन कुमार चामलिंग, ये 25 साल मुख्यमंत्री रहा। ये किस राज्य का मुख्यमंत्री रहा? पवन कुमार चामलिंग, ये सिक्किम का मुख्यमंत्री रहा। आपसे 2 नंबर ही पूछा कि 2 नंबर पे कौन है? आप ये तो 1 नंबर तो यही है। आप पे से दूसरे मुख्यमंत्री का नाम पूछा जो सेकंड है, कौन है? नवीन पटनायक है। 2 नंबर पे नवीन पटनायक। आप मुझे बताओ 3 नंबर पे कौन है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु 3 नंबर पे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो थे पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु 3 नंबर पे आ गए हैं। अभी भारत में एक जहाज था, उस जहाज ने भारत में 32 साल तक सेवा की है, उसके बाद हमने उसे रिटायर कर दिया और उसे कहां भेज दिया? वियतनाम दे दिया। एक ऐसा नेवल शिप जिसने भारत में 32 सालों तक हमारी सेवा की और अब हमने उसे किसको दे दिया? वियतनाम को दे दिया कि लो तुम खेल लो इसके साथ, लो जी लो अपनी जिंदगी। तो ये कौन सी जगह प्रोग्राम हुआ था? कामराहन नाम से जगह, वियतनाम में हमने वो जहाज दे दिया। कौन सा जहाज? हमने अपना पुराना जहाज जो हमने बेचना था, कबाड़ में देना था, हमने वियतनाम को दे दिया। INS कृपाण, जहाज का नाम क्या था? INS कृपाण है, ये हमने वियतनाम को दे दिया है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अल्जीरिया ने जी कौन से ग्रुप में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन लगाई है कि मुझे भी शामिल कर लो? अल्जीरिया के जो प्रेसिडेंट है अब्देल मजीदी तेबून है, इसने कहा है कि मुझे ब्रिक्स में शामिल कर लो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, $1.5 बिलियन दूंगा। रिश्वत और दे रहा है, $1.5 बिलियन कहता है मैं तुम्हें दूंगा अगर तुम्हें ब्रिक्स में मुझे शामिल करोगे तो। क्योंकि चीन का बड़ा दोस्त है, चीन की ना इस समय में काफी देशों से बन रही है, तो चीन ने इसको कहा है कि मैं तेरे को शामिल करवाऊंगा ब्रिक्स में, तो रुपए लिया बस एक बार, पैसे भर लो। तो ये कितने रुपए लेके आ रहा है? $1.5 मिलियन। इसको शामिल किया नहीं, इसको बैंक में शामिल करेंगे, NDB में करेंगे शामिल। अभी एक कार रेसिंग की प्रतियोगिता हुई है, उसका नाम है हंगरी ग्रैंड प्रिक्स है। एक साल में कितनी ग्रैंड प्रिक्स होती है? 23 होती है और लगभग 2 ही व्यक्ति जीत रहे हैं। आप मुझे बताएंगे, एक का नाम तो मैक्स वर्स्टपन था, दूसरे का नाम क्या था? दूसरे व्यक्ति का नाम मैंने क्या बताया था? सर्जियो पेरेज बताया था। सर्जियो पेरेज, क्या सर्जियो पेरेज ऑप्शन में है? नहीं है, सिर्फ एक ही आदमी का नाम दिखाई दे रहा है, मैक्स वर्स्टपन। तो मैक्स वर्स्टपन किस देश के हैं मुझे बता जल्दी जल्दी। मैक्स वर्स्टपन की जो गाड़ी है उसका नाम तो है रेड बुल है, लाल सांड है इसकी गाड़ी का नाम। और ये किस देश का खिलाड़ी है? ये नीदरलैंड का खिलाड़ी है ना, मैक्स वर्स्टपन। ये डच खिलाड़ी है, डच प्लेयर है ना, मैक्स नाम से पता लग रहा है ये डच नाम है, ये नीदरलैंड का ही है। और ये जो सर्जियो पेरेज है ये किस देश का है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है? अभी जापान के अंदर ना एक ग्रुप बनाया, जापान में एक बनाया ग्रुप बनाया, ये ग्रुप का नाम क्या है? एशियन ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप बनाया है। इसका मतलब ट्रांजिशन का मतलब क्या है? ट्रांजिशन का मतलब है फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल में बदलना। फॉसिल फ्यूल से हमने किस पे आना है? नॉन फॉसिल फ्यूल पे आना, ये ट्रांजिशन होता है। आपको मैंने बताया था फॉसिल फ्यूल से हमने किस पे शिफ्ट करना है? नॉन फॉसिल फ्यूल पे करना है। आपने मुझे ये बताना है कि हम जब सोलर से बिजली बनाते हैं, आप मुझे बताएंगे जब हम सोलर से बिजली बनाते 2 S लगेंगे क्या? आपने मुझे बताना है जब हम सोलर से बिजली बनाते हैं तो सोलर बताइए फॉसिल फ्यूल है या नॉन फॉसिल फ्यूल है? सोलर जो है ये फॉसिल फ्यूल है या नॉन फॉसिल फ्यूल है? नॉन फॉसिल फ्यूल है। और आप मुझे बताएंगे जब हम ये थर्मल से बिजली बनाते हैं, जब हम थर्मल से बिजली बनाते हैं तो ये बिजली कैसी है? फॉसिल फ्यूल है, इससे पर्यावरण नुकसान होता है। तो ये एक उन्होंने ग्रुप बनाया, इसमें स्टडी हो रही है कि कैसे दुनिया फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल पर चली जाए। इसमें एक भारतीय कंपनी को भी शामिल किया है। ये भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है, एक मील का पत्थर हमारे लिए हो गया कि हमें भी बुलाया कि तुम भी आ जाओ, तुम भी इंटेलिजेंट हो। तो भारत की कौन सी कंपनी को बुलाया है? वो भारत की महारत्न है। इनमें से एक ही कंपनी है जो महारत्न है, PFCL नाम आपने सुना होगा। ONGC, NTPC, BHEL, SAIL, GAIL, IOC, CIL, BPCL, HPCL, PFCL, तो ये PFCL है। PFCL को जापान के एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस में शामिल किया है। अब ना कुछ लोग क्या करते हैं, अपना लिंग परिवर्तन कर लेते हैं, लिंग बदल लेते हैं, मतलब आदमी से लड़की बन गया। और यानी कि LGBT जो समुदाय है, जैसे लेस्बियन है, गे है और बाइसेक्सुअल है, ट्रांसजेंडर है, क्वीर है, इन लोगों पर ना रोक लगा दी है कि ये क्या है, ये बंद करो सिस्टम। तो कौन से देश ने अपराध इसको माना है?
कौन से देश ने इस पर बैन कर दिया? रशिया ने किया है। क्या भारत में इन पे बैन है या नहीं है? भारत में नहीं, बैन नहीं है। भारत में धारा 370 जो है, धारा 377 इनको सुरक्षा प्रदान करती है। इनको कहती है कि माने तुम शादी नहीं करवा सकते, लेकिन इनको अपराध भी नहीं है। भारत में धारा 377 है इनकी रक्षा करने के लिए। ये भारत में पता नहीं क्या इनको रक्षा करनी है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये इस तरीके के, चलो आगे बढ़ो, छोड़ो, नो कमेंट। अब हम देखते हैं कि आप मुझे बताएंगे कि राजस्थान में आप मुझे बताएंगे कि अभी राजस्थान में गिग वर्कर्स है। आप मुझे बताएंगे कि गिग वर्कर्स क्या होते हैं? कोई मुझे बताएगा गिग वर्कर्स क्या होते हैं? यानी कि जो पक्के रूप से किसी के साथ नहीं जुड़े हुए, जो पक्के रूप से किसी के साथ नहीं जुड़े हुए, जो स्थायी रूप से किसी के साथ नहीं जुड़े हुए, स्थायी रूप से किसी के साथ नहीं जुड़े हुए, स्थायी रूप से किसी के साथ नहीं जुड़े हुए, किसी के साथ नहीं जुड़े हैं, वो कहलाते हैं गिग वर्कर्स। जैसे कि जोमेटो के सप्लाई करने वाले जो हैं वो कैसे गिग वर्कर्स हैं, उनको प्रति कंज्यूमर पैसे मिलते हैं। जैसे अमेजोन के साथ जो सप्लाई करने वाले लोग होते हैं, जो अमेजोन के डिलीवरी बॉय होते हैं, अमेजोन के जो डिलीवरी बॉयज होते हैं वो, तो सरकार ने कहा है कि अब इनको सामाजिक सुरक्षा देंगे हम इनको क्या देंगे? सोशल सिक्योरिटी देंगे। अब सरकार जोमेटो वालों को बोलेगी कि अपने जो उनका पीएफ काटो, उनको भविष्य निधि दो, जब वो रिटायर होंगे तो उनको पैसे दो। ऐसे नहीं काम चलेगा, उनको फ्री में काम नहीं लेना उनसे। तो ऐसा आने वाला है। तो ऐसा राजस्थान में किया गया है। कौन से राज्य ने किया है? राजस्थान में। जो गिग वर्कर्स होते हैं, जो टेम्पररी रूप से किसी के साथ जुड़े होते हैं। अब आगे देखते हैं, भारत की रिजर्व बैंक की सेकंड शेड्यूल है। आरबीआई एक्ट 1934 का शेड्यूल सेकंड होता है। आरबीआई एक्ट 1934 की शेड्यूल सेकंड है। सेकंड क्या है? शेड्यूल है। इसमें उन बैंकों के नाम होते हैं जिनको कि आरबीआई में मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त बैंक जो भारत में बैंकिंग का काम कर सकते हैं, उनके नाम होते हैं। इस लिस्ट में एक विदेशी बैंक को जोड़ा है। कौन सा विदेशी बैंक को भारत में बिजनेस करने के लिए मान्यता मिली है? कौन से बैंक को भारत में बिजनेस खोलने के लिए? नोंग ह्यूक बैंक। नोंग ह्यूक बैंक, ये क्या नया बैंक आया है? दक्षिण कोरिया का बैंक है और ये भारत में अब अपना बिजनेस खोलेगा। आप इसमें खाता खुलवा सकते हैं। नॉन ह्यूक बैंक, ये भारत में बैंकिंग का कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि अब भारत में व्यापारियों को व्हाट्सएप के माध्यम से व्यापार करना सिखाया जाएगा। भारत के 10 मिलियन व्यापारियों को व्हाट्सएप पर व्यापार के लिए सिखाएंगे कि कैसे व्हाट्सएप पे व्यापार किया जा सकता है। तो ये कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और मेटा मिलकर सिखाएगा। भारत का एक डिपार्टमेंट है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और मेटा मिलकर सिखाएंगे कि कैसे व्हाट्सएप पे बिजनेस कर सकते हैं, अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। तो स्कीम का नाम बताओ। स्कीम का नाम है व्हाट्सएप से व्यापार प्रोग्राम। स्कीम का नाम है व्हाट्सएप से व्यापार प्रोग्राम। क्या नाम है? व्हाट्सएप से व्यापार प्रोग्राम। तो व्हाट्सएप से सिखाएंगे इन्हें व्यापार करना। बिजनेस कर सकते हैं व्हाट्सएप से, कर सकते हैं। आगे आता है कि भारत, अभी दुनिया में कोरोना का एक नया वायरस आया है। इस नए वायरस का नाम है मार्स-कोव नाम से है। मार्स-कोव का नाम है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी होते श्वसन से संबंधित सिंड्रोम कोरोना वायरस आया है। ये मिडिल ईस्ट में आया है। बताइए कौन सी मिडिल ईस्ट देश में आया है? ये यूएई में आया है। एक 28 साल के लड़के को ये हुआ है। तो ये तो भारत में तो क्या पहुंचेगा? ऐसी बीमारी भारत वाले तो करते नहीं प्रभाव ज्यादा। तो अब हमने देखा कि ये यूएई में आया है। आगे देखते हैं, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक ना एक्सरसाइज होती है जिसे कहते हैं तेलिस्मा कहा जाता है। तेलिस्मा, क्या नाम है? तेलिस्मा। तेलिस्मा जो है ये 1 साल अमेरिका में होती है, 1 साल ऑस्ट्रेलिया में होती है। 1 साल अमेरिका में होती है और 1 साल ये होती है अमेरिका में होती है। जब ये ऑस्ट्रेलिया में होती है तब इसके नाम के पीछे सबरे लगाते हैं। सबरे, तब इसके नाम के पीछे क्या लगाते हैं? सबरे लगता है। जब ये अमेरिका में होती है तब इसके नाम के साथ में साबर लगाया जाता है। साबर। तो देखेंगे, आपने नाम देखा, वैसे इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है तेलिस्मा है। जब नाम के पीछे सबरे लिखा हो तो ऑस्ट्रेलिया है, जब साबर लिखा हो तो अमेरिका में होती है। तो अब इसके नाम के पीछे क्या लिखा है? सेबर लिखा है। तो सेबर बताओ ये किस देश में हो रही है? ये किस देश में हुई है? ऑस्ट्रेलिया में हुई है। तो ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है और भारत इस बार इसमें भाग नहीं ले रहा। इसलिए उन्होंने भारत को बुलाया था कि आ जाओ, कहते नहीं यार मैं नहीं आता, ये हम चीन को अच्छा नहीं लगता।
फिर दुश्मनी पैदा हो जाती है, तुम आपस में कर लो, हम नहीं जाएंगे। तो भारत ने इनको मना कर दिया, उन्होंने बुलाया था, हमें फोन किया था, लेकिन हम नहीं गए इस बार। अब देखते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है। पहले आईएमएफ कहता था कि भारत की जीडीपी 5.9 रहेगी, लेकिन अब कहते हैं कि जीडीपी बढ़ गई है भारत की। ये अनुमान तो हर महीने बदलते रहते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी मैगजीन में देता है आईएमएफ। आईएमएफ ये आउटलुक मैगजीन में देता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक मैगजीन में, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में ये आता है। तो आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक मैगजीन कौन निकालता है, ये आईएमएफ द्वारा जारी की जाती है। ऐसे कुछ आ जाते हैं क्वेश्चन। सेमिकॉन इंडिया 2023, आपको मैंने बताया था कि भारत ने सेमिकॉन के लिए जापान के साथ में टाइप किया है। जापान को कहा है कि भारत में सेमी कंडक्टर जो है वो बनाओ, हमें दो में सेमी कंडक्टर। तो आप मुझे बताएंगे ये सम्मेलन कहां पर हुआ है? ये गुजरात में हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम भूपेंद्र भाई पटेल है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। अभी भारत को सरन नामक एक सरन इंडिया एक दुनिया की संस्था है, उसने भारत को कहा था कि आपके देश में एक इंटरनेट रैंसम वायरस भारत में आ गया है, और जो भारतीयों का डेटा को चुराएगा और इनका क्रिप्टेड जो डेटा है उसको चुराएगा और लोगों से पैसे मांगेगा। तो ऐसा वायरस भारत में आने वाला है। आप भी ध्यान रखो, व्हाट्सएप पे ज्यादा बातें मत किया करो, ये व्हाट्सएप से भी चुरा सकता है डेटा, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड जो डेटा है ना उसको भी चुरा सकता है। तो कौन सा वायरस भारत में आ रहा है, तो ध्यान रखना है उस वायरस का नाम है अकीरा आ रहा है भारत में। एक फिल्म भी है, उसके अंदर भी अकीरा होता है, शायद ये केजीएफ फिल्म में होता है, केजीएफ मूवी में अकीरा ये संजय दत्त होता है क्या? ये संजय दत्त का नाम अकीरा होता है क्या? अधीरा होता है शायद। वो तो अकीरा एक फिल्म है शायद, ये सोनाक्षी सिन्हा वाली, वो अधीरा होता है। अकीरा जो है इसकी जानकारी भारत में किसने दी? सरन ने दी है, सरन अकीरा। चलो हम अधीरा याद कर लेंगे। अब हम देखते हैं टाटा स्टील्स। आप मुझे बताएंगे टाटा सन्स का चेयरमैन कौन है? टाटा सन्स का चेयरमैन का नाम है एन चंद्रशेखरन है। एन चंद्रशेखरन जो दुनिया में हाईएस्ट पेड है, सबसे ज्यादा पैसे लेता है, हाईएस्ट पेड है इंडिया के अंदर, सबसे ज्यादा पैसे, तनख्वाह कितनी है इसकी? 130 करोड़ रुपए लेता है ये साल के। इसका पैकेज 130 करोड़ का पैकेज है इसका। अब देखो इतने पैसे ये लेता है। और इसके टाटा के अंडर में बहुत सारी आती है कंपनियां, जैसे टीसीएस आती है, टाटा स्टील्स आती है, और टाटा नमक आता है, टाटा डोकोमो आता है। तो टाटा स्टील इनकी पेरेंट कंपनी, टाटा स्टील बहुत बड़ी कंपनी है, इन्होंने स्टील के काम से शुरू किया था। तो टाटा स्टील का चेयरमैन किसको बना दिया है? टाटा स्टील का चेयरमैन कौन बन गया है? टीवी नरेंद्रन बन गए हैं। टाटा स्टील के सीईओ कौन बन गए हैं? टीवी नरेंद्रन बन गए हैं। सॉरी, ये कितने साल के लिए बने हैं ये पूछा है? 5 साल के लिए बने हैं। ये टाटा स्टील के चेयरमैन कितने साल के लिए बने हैं? 5 साल के लिए। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि जमा कराने पर ब्याज दर कितनी मिलेगी? ईपीएफ जमा कराने पर इस साल की सरकार की ब्याज कितने परसेंट है? 8.15% है। आप मुझे बताएंगे महिला सम्मान निधि योजना का ब्याज दर कितने परसेंट है, जिसमें 2 लाख रुपए जमा होंगे? महिलाओं को कहा है ना कि हमें पैसे दो, मोदी जी कह रहे हैं। महिला सम्मान निधि योजना जिसमें 2 लाख रुपए 2 साल के लिए 2 लाख रुपए मोदी जी मांग रहे हैं कि हमें दो भाइयों बहनों हम आपको देंगे। तो 7.5% ब्याज है उसके अंदर। तो ये तो उससे भी ज्यादा ब्याज है, तो क्यों इसमें देंगी महिलाएं? ईपीएफ में सही है ना, 8.15% ब्याज है, महिलाओं का खाता है ये। अभी अबू धाबी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका चेयरमैन कौन बना है? डब्ल्यूटीओ का मिनिस्टरों का चेयरमैन कौन बना है? क्लास बस थोड़ी देर हो रहा है, आप हौसला बनाए रखो। इसका चेयरमैन कौन बना है डब्ल्यूटीओ के मीटिंग का? थानी अल जियोदी। ये इसकी ये आदमी है औरत है पता नहीं, चलो थानी अल जियोदी, जियो फोन लेके थानी। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, न्यू डेवलपमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पहली यूएई अमीराती होता है, जो यूएई की होता है ना महिला, यूएई की महिला जो होती है। आप जानते हैं कि ब्रिक्स एनडीबी में एक तो ब्रिक्स के बैंक है, 5 देश हुए हैं, प्लस ईयूबी ऐसी नाम है ना, ये 5 देश और हैं इसके अंदर। तो इसमें 9 देश हैं, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक में 9 देश हैं। आप मुझे बताएंगे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है क्या इसके अंदर? इजिप्ट है, ये ईयूबी है ना, इजिप्ट भी है, यूएई भी है, उरुग्वे भी देश है, उरुग्वे भी देश है इसके अंदर मेंबर है, और बांग्लादेश भी मेंबर है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक में 9 देश मेंबर हैं, 5 तो ब्रिक्स के देश हैं, प्लस ये देश और भी हैं। तो इजिप्ट, यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश। तो इनमें से यूएई देश की एक महिला को इसमें बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इसको अपॉइंटमेंट दिया, पहली महिला है। तो उस महिला का नाम बताओ क्या है? अमराती महिला है, थुराई अल हाशमी। ये इमरान हाशमी की बहन लगती है, पता नहीं मजाक कर रहा हूं, क्या नाम है? थुराया हाशमी।
थुरैया अल हाशमी, थुरैया अल हाशमी, थुरैया अल हाशमी, इमरान हाशमी एनडीपी में बैठ गए हम। आगे देखते हैं हेलीकॉप्टर छोटे विमान समिट, हेली समिट, हेलीकॉप्टरों की समिट हुई है। तो आपने मुझे बताना है कि हेलीकॉप्टरों की जो ये समिट है ये हुई कहां पर है? ये एमपी में हुई है, ये मध्य प्रदेश में हुई है। हेलीकॉप्टर दिखाए गए। भारत के सिविल एविएशन मंत्री का नाम बताओ। भारत के सिविल एविएशन मंत्री का नाम बताएंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया है। कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत के वाइजॉग मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के वो मंत्री हैं, मध्य प्रदेश में उन्होंने शुरू की, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो हेलीकॉप्टरों का जो उसका क्या है? रीचिंग द लास्ट माइल, कि भारत के लास्ट माइल तक पहुंचना है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, यही है क्या इसका? रीचिंग द लास्ट माइल, यही है इसका। क्या है? रीचिंग द लास्ट माइल, रीचिंग द लास्ट माइल। आगे आता है केन्या के नैरोबी में, आप जानते हैं कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहां पर है? नैरोबी में है। केन्या की राजधानी नैरोबी में यूएनईपी का हेडक्वार्टर है। और इन्होंने एक गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज पर, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज पर एक मीटिंग की है। इसका चेयरमैन किसे घोषित किया गया है? तो दुनिया में जलवायु परिवर्तन के लिए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, जो दुनिया का जलवायु ठीक कर देगा? तो ये जिम सकिया। कहां पर है जिम सकिया? क्या नाम है? जिम सकिया, जेमर फर्गूसन, जेम्स फर्गूसन, जिम सकिया। क्या नाम है? कैसे याद होंगे आपको? ये जिम सकिया कर लोगे, जिम है ये, जिम करके जलवायु परिवर्तन करेगा। हमारे डिफेंस मंत्रालय ने, आप जानते हैं कि हमारी जो डिफेंस मंत्रालय है ना, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी। उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की, लोगों को कहा, स्टार्टअप्स को कहा कि हमारे लिए कोई वो बनाओ, स्टार्टअप्स कोई चीजें बनाओ, हमारे लिए कोई सामान बनाओ। ऐसे हमने एक अभियान शुरू किया भारत के डिफेंस मंत्रालय ने, क्योंकि आजकल नए नए बच्चे नई नई चीजें बना रहे हैं। तो उनका प्रोग्राम था आईडेक्स प्राइम नाम से एक प्रोग्राम था। लोगों को कहा कि तुम हमारे लिए कुछ उपकरण बनाओ। तो एक बच्चे बड़े इंटेलिजेंट थे, उनकी कंपनी का नाम था पिक्सल नाम से कंपनी था। इसको इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि तुम तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, हम तुम्हें इंडियन एयरफोर्स में ठेका देते हैं, तुम हमारे लिए क्या बनाओ, स्पेस कोई ऐसे डिवाइस बनाओ जो कि हमारे लिए अच्छे रहें, इंडियन एयरफोर्स के लिए अच्छे रहें। तो इंडियन एयरफोर्स ने कौन से बच्चों को जो पैसे दिए हैं कि तुम हमारे लिए कोई चीजें बनाओ, अच्छी अच्छी चीजें बनाओ, तो वो कौन सी कंपनी है? पिक्सल को दिए हैं। कौन से अभियान के तहत मिला है? आईडेक्स प्राइम। आपको भी कोई चीज बनानी आती है तो आप बनाओ और सरकार को उसका मॉडल भेजो, सरकार का आपको रुपए देगी, फिर आप वो मॉडल बना के देना। एक स्टैंडर्ड चार्टर मैगजीन है, उसने कहा कि 2030 तक भारत की इकोनॉमी कितने ट्रिलियन हो जाएगी? भारत की इकोनॉमी 6 ट्रिलियन हो जाएगी। इसका आंसर है 6 ट्रिलियन है, डी है इसका उत्तर। भारत की इकोनॉमी 6 ट्रिलियन हो जाएगी। अब भारत में ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है, ऑनलाइन गेमिंग एक उद्योग हो गया है। तो भारत के ऐसा प्लेटफॉर्म मध्य प्रदेश ने बनाया है कि भारत में ई गेमिंग के लिए इंडस्ट्री विकसित हो सके और यहां पर लोग नए नए स्टार्टअप्स भी खोलें। तो भारत ने मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी एकेडमी खोली है? ई स्पोर्ट अकेडमी खोली है। मध्य प्रदेश सरकार ने ई स्पोर्ट्स अकेडमी खोली है, जहां पर जो है ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म प्रदान किए जाएंगे और कोई व्यक्ति बनाना चाहे ऑनलाइन गेम तो बना सकता है। अभी देखते हैं चीन के मकाऊ के अंदर, चीन के मकाऊ में एक जूनियर विश्व जूडो चैंपियनशिप हुई है। आप जानते हैं कि जूडो होते हैं और एक कराटे होते हैं। जूडो जो होते हैं डिफेंसिव है, कराटे जो है वो जूडो जो है ये डिफेंसिव है, कराटे जो है वो अटैकिंग है। तो जूडो में डिफेंस, जो जिसमें क्या की जाती है, मतलब डिफेंस की जाती है, अपनी रक्षा की जाती है। इसमें कौन एक नंबर पे आई है? कौन सी लड़की ने इसको जीता है? अस्मिता लड़की ने अपनी अस्मिता बचाई है। तो ये बची है, ये लड़की जूडो में एक नंबर पे आई है। स्पेस एक्स के एलन मस्क ने दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा है। कॉमर्शियल सैटेलाइट भेजा है। ये कहां से भेजा है? ये कैनेडी स्पेस सेंटर से भेजा है। कौन से स्पेस सेंटर से भेजा है? कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से भेजा है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं, इसका नाम क्या है? ये उसने जो सैटेलाइट भेजा है, दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये उसका नाम है LC-19A, ऐसे ही नाम है क्या उसका? ये नाम है इसका, ये नाम है और इस स्पेस सेंटर से भेजा है। अभी देखते हैं कि भारत के हिमालय के अंदर खोज करते करते वैज्ञानिकों को 6000 मिलियन वर्ष पहले का पानी मिल गया। 6000 साल पुराना, 600 मिलियन साल पुराना पानी मिल गया, जो हिमालय की चट्टानों के बीच में मिला है इन्हें। तो ये कौन से संस्थान ने हिमालय के ऊपर खोजते खोजते मिला है? तो इसमें IISc और निगाता यूनिवर्सिटी है। भारत का बेंगलोर का IISc है और निगाता यूनिवर्सिटी है। वहां पर ढूंढते ढूंढते इनको पानी मिल गया पुराना,
600 मिलियन वर्ष पुराना पानी मिल गया है। ये इसे देखेंगे अब पानी में क्या है ऐसा। अभी नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रगति मैदान के अंदर एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर बनाया है। इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर बनाया है। ये मोदी जी ने प्रगति मैदान में बनाया है, जहां पर विदेशी, अभी G20 की बैठक भी यहीं पर होनी है, IECC में होनी है। IECC के अंदर ही G20 की समिट होनी है। और अभी शिक्षा संगम भी यहीं पर हुआ था, शिक्षा समागम भी यहीं पर हुआ था। तो आपने मुझे बताना है कि इसका नाम क्या है। ये जो कन्वेंशन सेंटर बनाया है इसका नाम है भारत मंडपम है। अपना हर चीज का नाम ना भारत नाम से रख रहे हैं, इंडिया नाम मोदी यूज ही नहीं करते आजकल। आप देखोगे अभी जो G20 का इन्विटेशन दिया है उसके ऊपर भारत के राष्ट्रपति को लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है उसके ऊपर, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। आप मुझे बताओ ये इंडिया नाम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? अब कहीं पर भी किसी डॉक्यूमेंट में इंडिया नाम ही नहीं इस्तेमाल हो रहा, धीरे धीरे भारत भारत नाम ही इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, और इन्होंने एक इंडिया नाम से ग्रुप बना लिया है, इंडिया नाम से ग्रुप बना लिया। हमारे पड़ोस, हमारे जो विपक्ष है ना, उसने ग्रुप बना लिया इंडिया नाम से। तो अब ये लगते हैं कि इंडिया नाम नहीं यूज करना। भारत को, भारतीय संविधान में इंडिया का नाम है इंडिया, दैट इज भारत, तो भारत भी और इंडिया भी है, तो अभी भारत नाम इस्तेमाल करते हैं ज्यादा, तो भारत मंडपम इसका नाम रखा है। कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, शायद हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए भी हो सकता है, भारत नाम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आप मुझे बताएंगे ये कन्वेंशन सेंटर बनाने में कितने रुपए लगाए मोदी जी ने? इसको 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। ये कितनी लागत से बनाया है? 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। अगला क्वेश्चन आपने किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्कूलों में स्मार्टफोन के संबंध में यूनेस्को ने क्या कहा? स्कूलों में स्मार्टफोन बच्चे यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कहते नहीं करना चाहिए। तो इसने लिखा इंप्लीमेंटिंग ग्लोबल बैन ऑफ स्मार्टफोन इन स्कूल। अब स्कूलों में स्मार्टफोन बिल्कुल बैन हो जाएंगे, क्लास में ले जा ही नहीं पाओगे आप। चलो हम भी लागू करेंगे, जब भी लागू हो जाएगा हम भी अपने क्लास में कहेंगे बिना फोन के आओ, फिर आप क्लास लगाओगे कैसे ऑनलाइन? चलो, ये तो मैंने आपको कल बता दी थी। भारत में ग्लोबल फूड रेगुलेटर की मीटिंग किस स्थान पर हुई है? नई दिल्ली में, जिसमें फंसाई भारत के फूड का रेगुलेटर कौन है? फंसाई है, ये दिल्ली में बैठक हुई है। ये बता दिया था, क्वेश्चन आपको रिपीट हो गया। एक केरल के मुख्यमंत्री मर गए हैं, इनका नाम बताया था, ओमान चांडी मर गए हैं, ये भी हो गए। और वर्ल्ड बैंक ने बैंक ऑफ इजराइल के संबंध में, वर्ल्ड बैंक ने मैं दोपहर में आपको आज बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई थी मैंने आपको दोपहर 12 बजे, उस क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई स्टूडेंट। तो आज कल मुझे बच्चों ने लेट याद दिलाया था, लास्ट में क्लास के बच्चों ने कहा कि सर रिकॉर्डिंग नहीं करवाई। अब तो मैंने लगा दी रिकॉर्डिंग आते ही, ठीक है? तो अब तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, लेकिन उस क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको। अब कल दोपहर में बैंकिंग पढ़ाएंगे, और 2-3 दिन से आपको कंप्यूटर पढ़ाने के लिए कह रहा था, कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो टाइम ही नहीं मिल पाता, ऑफिस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आज देखते हैं, पढ़ाते हैं। तो मुझे बताएंगे कि वर्ल्ड बैंक ने बैंक ऑफ इजराइल को अपने यहां पर कमेटी में मेंबर बनाया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि बैंक ऑफ इजराइल वर्ल्ड बैंक की कमेटी का मेंबर बना है, पहली बार मेंबर बना है। तो बी ऑप्शन है, और क्या हो गया? तो बी ऑप्शन है, तो ये इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग कमेटी का मेंबर बनाया है बैंक ऑफ इजराइल को। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में जब कोई व्यक्ति का लोन एनपीए हो जाता है और सरकार उसके पीछे पीछे भागती रहती है कि लोन चुका दे यार, चुका दे यार, जब आदमी 3-4 साल तक लोन नहीं चुकाता तो बैंक वाले उस लोन को क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं कि ठीक है अब ये नहीं आएगा, ये अब जो गए एक बार चले जाते हैं वो फिर नहीं आते, तो ये फिर नहीं आएंगे, तो बैंक इसको क्या कर देता है? राइट ऑफ कर देता है, और इसको कहता है कि अब ये पैसे नहीं आएंगे। थोड़े से क्वेश्चन रह गए स्टूडेंट, अब तो खत्म होने वाली है पीडीएफ। लास्ट के 5-7 क्वेश्चन ही है, 5 ही क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, ये पीडीएफ खत्म हो जाएगी। बच्चे ब्रेक मांग रहे हैं तो 5 क्वेश्चन पढ़ लो, इतना टाइम तक आप पढ़ लिया आपने। तो हमने कितने एनपीए लोन को राइट ऑफ किया है पिछले साल? ये क्वेश्चन आ सकता है। ये है 2.09 लाख करोड़ रुपए के लोन हमने राइट ऑफ किए हैं। तो आरबीआई ने ये बताया है कि हमने कितने लाख रुपए के लोन को राइट ऑफ कर दिया है। ये 2.09 लाख करोड़ रुपए के लोन को राइट ऑफ किया है। ये लोन लोगों को हमने माफ कर दिए। इसमें सनी देओल का लोन भी होगा। सनी देओल का बंगला जो है वो बिक रहा था, उसकी नीलामी हो रही थी, उसको भी रोक दिया। आगे कह रहे हैं उसको राइट ऑफ कर दिया कि मत भरना। तो लोन ऐसे जल्दी से माफ नहीं करना चाहिए। आगे आता है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये नैरोबी में किया गया। इसका चेयरमैन किसे नियुक्त किया? अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था। ये जिम स्किया को किया, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ लिया है क्वेश्चन। और ये पिक्सल नाम से ये आईडेक्स प्राइम में ये किया है, ये भी हमने पढ़ लिया है। और अगला क्वेश्चन आता है, ये भारत के ईडी के डायरेक्टर कौन है? जिसका नाम एस के मिश्रा है। मोदी जी ने इसको दोबारा बना दिया, डायरेक्टर बना दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये क्या चीज है, ये क्यों बार बार इसको बना रहे हो, तुम्हारे पास बंदे नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका कार्यकाल इसी 15 सितंबर को करो खत्म और नया आदमी लाओ। बार बार एक आदमी 10 साल हो गए, एक आदमी ईडी का चेयरमैन बना रखा है आपने, कोई लिमिट होती है। तो इनको सरकार ने इनको सुप्रीम कोर्ट ने सरकार डांट लगाई है। तो 3 जजों की बेंच है जिसके अध्यक्ष थे BR गवरी, इन्होंने डांट लगाई है कि इस आदमी को आप ईडी के डायरेक्टर को इसी 15 सितंबर को हटा दो और नया। तो ये ईडी का 15 अगस्त तक ही है, 15 सितंबर तक है।
राजस्थान में किसके लिए पहली बार जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया? पहले जन्म प्रमाण पत्र में कोई ट्रांसजेंडर होता था ना, तो उसके साथ भी मेल और फीमेल ही लिखते थे, ट्रांसजेंडर वर्ड नहीं लिखते थे। अब एक लड़की का जन्म प्रमाण पत्र मिला है, बनाया है, उसके साथ ट्रांसजेंडर शब्द लगाया है। तो ट्रांसजेंडर शब्द जो है नूर शेखावत के लिए लगाया है। किसके लिए लगाया है? नूर शेखावत के लिए। अगले क्वेश्चन आते हैं कि सीआईएसएफ द्वारा नई दिल्ली में स्थापित सेंट्रलाइज्ड एविएशन सिक्योरिटी सेंटर का उद्घाटन किया है। आप जानते हैं कि भारत में हवाई अड्डों की, मेट्रो स्टेशनों की, सुप्रीम कोर्ट की और भारत में इसरो की सुरक्षा कौन करता है? सीएसएफ वाले करते हैं। अब कहते हैं कि जो हवाई अड्डों की सुरक्षा है ना, उसके लिए इन्होंने एक स्पेशल एविएशन सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर बनाया है ताकि हवाई अड्डों की सुरक्षा अच्छे से की जा सके। इसका उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने किया है। अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आरबीएल बैंक में कितना हिस्सा लगाया है? 417 करोड़ रुपए डाले हैं अमित शाह ने। तो आरबीएल बैंक के अंदर 3.53% इसने पैसे लगाए हैं आरबीएल। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आरबीएल रत्नाकर बैंक लिमिटेड में हिस्से लगाया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और ब्लैक रॉक्स, ये ब्लैक रॉक कंपनी क्या है? ये म्यूचुअल फंड की कंपनी है। अब जेएसएफ, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक्स ने मिलकर एक म्यूचुअल फंड बनाया है। लोगों के पैसे को ये शेयर बाजार में लगाएंगे। इन्होंने एक म्यूचुअल फंड बनाया है। तो जियो ने किसके साथ मिलकर बनाया है? ब्लैक रॉक्स के साथ मिलकर बनाया है। ब्लैक रॉक्स के साथ बनाया है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि ये इसका नाम क्या रखा है इन्होंने? इसका नाम रखा है जियो ब्लैक रॉक्स। इसका नाम जियो ब्लैक रॉक्स रखा है। इस म्यूचुअल फंड का नाम जियो ब्लैक रॉक्स रखा है। ब्लैक रॉक्स जो है वो किस देश की है? ब्लैक रॉक्स जो है वो कंपनी किस देश की म्यूचुअल फंड की कंपनी है? जरा मुझे देख के बताओ। अच्छा, नमन साहू कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनाया, रामनाथ कोविंद को अध्यक्ष बनाया है। 110वीं टूर डी फ्रांस, ये साइकिलिंग की प्रतियोगिता है शायद, टूर डी फ्रांस, ये किसने जीती है? ये जोहास क्या है? वाइस गार्ड, जोहास विंगेगार्ड ने जीती है। तो टूर डी फ्रांस जो प्रतियोगिता है जोहास विंगेगार्ड ने जीती है। क्वेश्चन खत्म हो गया स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने। ये तो हो गया था क्वेश्चन। हाँ, अब हम देखते हैं कि भारत के अंतर्गत पर्यावरण और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग अवलोकन प्रणालियों की सेवाओं के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? मतलब कि जो क्लाइमेट से संबंधित जो रिसर्च है अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री के द्वारा की जाती है। आप मुझे बताएंगे भारत के अर्थ और साइंस मिनिस्टर कौन है? भारत के अर्थ और साइंस मिनिस्टर कौन है? जो पहले हमारे लॉ मिनिस्टर थे, अब लॉ मिनिस्टर हमारे हैं अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। इससे पहले कौन थे? ये किरण रिजिजू है, किरण रिजिजू। ये जीजू जो हैं, ये जीजू अर्थ और साइंस मंत्री है। ये उनका काम है जलवायु पर क्या करना, अनुसंधान। एक्रोस जो समिति योजना बनाई है, एक्रोस योजना किसकी है? अर्थ मिनिस्ट्री की है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, ये टाइम हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके बाय। पीडीएफ बना लीजिए स्टूडेंट, ऐसे करके पीडीएफ बन जाती है, आपके फोन में आ जाएगी, ये आप देख सकते हैं।